रोज़ न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग विद उरूज रज़ा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की जो टॉप 3 स्टोरीज हैं जिनका हमने इंतखाब किया आपके लिए, उसमें जो पहली स्टोरी है वो ये है कि हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में अब तक नाकाम रही है। इसके अलावा MQM, काफ लीग, BNP हुकूमत से सब नाराज हैं। और क्या वजूहात हैं कि ये तमाम इत्तेहादी जो कल तक हुकूमत के साथ है आज भी दावा करते हैं कि वह हुकूमत के साथ हैं और वह हुकूमत को गिराना भी नहीं चाहते। वो ये भी कहते हैं कि अगर हुकूमत कायम है तो वो भी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे और कायम रहेंगे। लेकिन फिर क्या वजह है कि हुकूमत जो है उनको अभी तक मनाने में नाकाम साबित हो रही है। जितनी भी मुलाकातें अब तक हुई MQM के साथ वो भी नाकाम रही और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी वजारत से इस्तीफा भी दे दिया। उसके अलावा BNP के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो खुल के सामने आ गए। काफ लीग ने भी वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत करना छोड़ दी और उनके साथ भी उनके कुछ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो मुलाकातें कुछ ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई हैं। उन्होंने भी कुछ डेडलाइंस दे दी कि आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, अपने किए गए तमाम वादे पूरे कर दें और देखते हैं कि उसके ऊपर भी क्या अमल दरामद होता है हुकूमत की जानिब से। हमारी जो दूसरी स्टोरी होगी वो इंतहाई अहम है और वो है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 2.4 पर आकर रुक गई है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस सालाना रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि पिछले 9 सालों में कभी भी हुकूमत मुआशी तौर पे इतनी कमजोर मुआशी हैसियत नहीं रही थी जितनी इस हुकूमत में आके मुआशी जो ताकत है वो कमजोर हो गई है। आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। उनके बारे में भी आपको पता चल चुका होगा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आटे की फी किलो जो कीमत है वो भी मुख्तलिफ है और यूं लोगों को अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। आखिर ये हुकूमत महंगाई को कहां तक लेके जाएगी। तीसरी जो हमारी स्टोरी है आज की वो है अस्करी इदारों में कुछ तकर्रियां और तबादले हुए हैं और सोशल मीडिया में उनको लेकर एक हैजान बपा है, तो उसको भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि कुछ तबादले क्यों जरूरी थे और उनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई ऐसी साजिश नहीं थी कि जी उनको जानबूझकर वहां से तब्दील किया गया है या उतारा गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में जो शामिल हमारे 3 गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। सेनेटर सितारा याद साहिबा ANP से हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं, नाम की भी सितारा है और काम भी माशाल्लाह सितारों जैसे हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुनीर अहमद, हेड ऑफ प्रोग्राम कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज वो प्रोग्राम में शमूलियत कर रहे हैं क्योंकि हमने आज इकोनॉमी के ऊपर बात करनी है जिसकी वजह से वो काफी बिजी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो टाइम जरूर देंगे और वो आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, BNP के बड़े एक्टिव सेनेटर हैं और ज़ाती तौर पर आजकल इनकी जो राय है वो मीडिया की जीनत बनी हुई है। उनसे भी बातचीत करेंगे। सेनेटर साहिबा आपसे शुरू कर ले। जी बिल्कुल। हुकूमत इत्तेहादियों को अब तक मनाने में क्यों नाकाम रही है? हुकूमत किस काम में कामयाब हुई है? सिर्फ इत्तेहादियों महंगाई करने में कामयाब हुई है। जिस काम का आप देखें हर तरफ कोई अजीब सा नक्शा बना हुआ है इस मुल्क का और हुकूमत जो है वो सिर्फ बातें कर रही होती है, तो नेचुरली जो उनके इत्तेहादी हैं जो अब अपने आप को वो यही वो कर रहे होंगे कि बदकिस्मती से जो इनके इत्तेहादी बन गए हैं अब, तो वो बैठे हुए हैं। वो तो जाहिर है जब इनके साथ इत्तेहाद किया था तो उन्होंने भी वापस जाके अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ दिखाना होता है, अपने लोगों को कुछ बताना होता है। या तो ये है कि बस सिर्फ आप आ जाते हैं कि जी वजारत दे दें या ये दे दें तो हम आपके साथ भी तो नहीं दे रहे, तो वो वजारत भी नहीं दे रहे। MQM ने तो वजारत भी वापस कर दी है। बिल्कुल।
काफ लीग ने भी विथड्रॉ कर दी, एक वजारत रहती थी वफाकी, उन्होंने कहा जी ले ले अब इसको भी चैप्टर क्लोज करें। और अब आप आगे देखें कि काफ लीग का आगे क्या होगा, सूबे में के क्या हालात हैं। आप पंजाब में जाके देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां पे हालात क्या है। और लग ऐसे रहा है कि आगे चंद दिनों में, शायद यहाँ पे तो अब महीनों वाली बात भी नहीं होती है, चंद दिनों में शायद काफ लीग भी बिल्कुल इनसे अलग हो जाए। एक हफ्ते का टाइम है, अगर उन्होंने मुतालबात पूरे कर दिए तो शायद वो इनके इत्तेहादी बने। मुतालबात ऐसे होते हैं ना कि वो आके आपको कहेंगे कि जी बिल्कुल हम आपकी सारी बात सुनते हैं, लेकिन फिर वो पीछे हमने यही देखा है और इत्तेहादियों से हमने यही सुना है। जो इनके इत्तेहादी हैं वो यही कह रहे हैं कि जी बात हमसे सुबह एक करते हैं, शाम में वो खुद ही उस बात के लिए वो उसकी तरदीद कर रहे होते हैं कि नहीं इस तरह की बात नहीं है। तो और मेरे ख्याल से हुकूमत को पता भी है, प्राइम मिनिस्टर को पता भी है कि अगर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठे हैं तो इन इत्तेहादियों की वजह से बैठे। आज ये अपना सपोर्ट उनसे विड्रॉ कर लेते हैं, फिर तो वो उनकी कोई वहां पे जगह नहीं बचेगी। सेनेटर साहब, सेनेटर डॉक्टर जहांदेव जमाल गनी साहब, फंड्स मिले आप लोगों को आपके हलकों में फेस सेविंग के लिए? कोई इकदामात हुकूमत ने किए या आपका भी कुछ ऐसा ही शिकवा है हुकूमत से? देखें जी, हुकूमत से शिकवे तो हमारे काफ़ी तय हैं भी, सब रिजॉल्व नहीं हुए हैं। 6 पॉइंट जो है ना, हमारी मेन टीम 6 पॉइंट्स थी जिस पे हमने साइन किया था अगस्त 2018 में। 1 साल की मुद्दत हमने दी और मैंने कहा कि विद इन 1 ईयर आप कोशिश करें इन्हें जो है ना आप ऑनर कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरा अपना कंसेप्शन ये है कि एक तो जो ना इस तरफ तो जो है ही नहीं, और हमारे मिनिस्टर जितने भी हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ उनमें काबिल लोग भी, बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कंसर्न है हमारे व्हाट्सएवर जो मुतालबात है उस बारे में वो काफ़ी कमज़ोर हैं। कमज़ोरी की वजह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ कमज़ोरी की वजह क्या है कि नहीं चाहते, तवज्जो नहीं देते, या खौफ में मुब्तला है, या प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कुछ तरह की हिदायत उन्हें अभी तक मिली नहीं होंगी। और एक चीज़ और जो अक्सर जो है ना अक्सर हम देखने में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना ये जो लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, उसके बाद फिर मिनिस्टर बन के फिर हम पे नाजिल हो जाते हैं। ये कल्चर मुझे नहीं पता कि ये हमारे सियासी जमातें इसे ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर ये ख़त्म कर पाते तो कि भाई जो भी जो है ना माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, अगर ये इसी तरह जो है ना फ्लाई करते रहेंगे, इनको जो है ना आप कह देंगे अपनी पार्टी अलग से बना दें और सियासत कर लें। अब ये कि कल एक पार्टी में थी मुशर्रफ साहब की, फिर आगे पीपल पार्टी में, फिर आगे मुस्लिम लीग में, अब आगे यहाँ पे। तो एक इस तरह के लोग जब मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी दिलचस्पी जो है ना काम से कम अपने मतलब से ज्यादा होती है। और सियासी मैच्योरिटी भी एक खास विजन पे नहीं रहती। नहीं, मैच्योरिटी शायद जो है ना उनके पास तजुर्बा तो होता होगा, लेकिन तजुर्बा काम करने के लिए नहीं होता, तजुर्बा किसी और मकसद के लिए होता है। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जो है ना हमने एक 6 पॉइंट्स के एक MOU हमने साइन किया था कि बलूचिस्तान चूंकि पसमानदा है, लोगों की हालत जार काफी जो है ना मतलब तबाहाल है, लोग मतलब अमीर सूबा होने के बाद भी हम गरीब तरीन जो है ना हालत में है इस वक्त। सोना उगलता हुआ पंजाब जो पाकिस्तान, उसके बाद बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान की एक्सचेकर को सहारा देने में जो है ना बलूचिस्तान का हाथ है। सुई भौंजा में निकली पूरे पाकिस्तान में, उसकी तरसील हुई, बलूचिस्तान वाले महरूम है उससे। साहिल समंदर 780 किलोमीटर साहिल समंदर की जो है जितनी भी वर्षो है और प्रोड्यूस है वो हम तक नहीं पहुंचती। अब इस वक्त भी जो है ना कलात में गैस निकली है, मरी बुगटी इलाके में गैस निकली है, आपके शाह नूरानी के इलाके सारूना में गैस निकली है, अब ये निकलेगी। इनके पाइपलाइंस की जो है ना इनका रुख कभी भी मगरब की तरफ, यहाँ जो है ना बलूचिस्तान के शहरों की तरफ नहीं होगी, ये सीधा जो है ना आएंगे पंजाब की तरफ होगा, सिंध की तरफ या KP की तरफ। तो ये जाती हमसे क्यों? मैं अपनी चीज मांग रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अब सबसे सारे फहरिस्त मिसिंग पर्सन की थी, हम शुक्रगुजार हैं कि पिछले जब से जो है ना हुकूमत बनी 450 बंदे रिलीज हो चुके हैं। ठीक है। और कल की जो 2-3 दिनों से जो हमारी मुज़ाकरा चली हैं 30-40 बंदे मजीद रिलीज हो गए, हम शुक्रगुजार हैं, ये मतलब इट्स ए गुड इंसेंटिव। लेकिन अब ये ग्वादर की जो है ना लेजिस्लेशन हमें चाहिए कि वहां में डेमोग्राफी तब्दील ना हो। 2.5 लाख लोगों में अगर आप 2 करोड़ डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ,
उन्हें इलेक्टोरल जो है लिस्ट में उनका नाम नहीं डाले, CNIC उसने नहीं मिले। बाकी जो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, कारखाने लगाना चाहते हैं, EPZ में काम कर, कोई पाबंदी नहीं है उसमें। उम्मीद है आपको कि हुकूमत आपके इन मुतालबात में से कितने मुतालबात मानेगी? ये मुतालबात देखें ना, इसमें जो है ना हम कुछ ज्यादा ही संजीदा हैं ग्वादर की लेजिस्लेशन में। ठीक है, इस अगर ग्वादर की लेजिस्लेशन नहीं होती और अगर वो कहते हैं कि टेक्निकलिटी या दीगर मॉडलिटी इस तरह की जो है ना, मतलब आपके तफजात तो सबके होते हैं, वो लेके आएंगे तो ज़ाहिर है फिर मुझे कितने नफलों का सवाब मिलेगा। मैं सुबह से शाम तक जो है ना फॉर नथिंग आपको सपोर्ट करूँ। एक तो ये हमने उन्हें क्लियर करवा दिया। इस बार उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम आपके मुतालबात सीरियसली लेंगे, टेक्निकली जो भी कमजोरियां उसे दूर भी कर लेंगे, आप अपने एक्सपर्ट्स लेके आए, लायर्स लेके आए, हम अपने लेके आते, आपस में बैठ के एक रास्ता निकलवा देते हैं। और रास्ता मतलब एक सजेशन ये भी लेकिन इस पे भी सेनेटर साहब वो फिर भी टाइम गेन कर रहे हैं आपसे। आपने कोई डेडलाइन उनको दी कि ये हमारे मुतालबात हैं? जिस तरह काफ लीग ने कहा कि हमारे जो हल्के हैं उनके लिए फंड्स आप रिलीज करें, इंटरवेंशन ना करें आप, और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब ऐसा करें कि 1 हफ्ते का ये टाइम है, आप पूरा करेंगे। हमने उन्हें 1 साल मतलब पिछले साल का कहा था कि विद इन 1 ईयर आप करवा दें। उसके बाद भी जो है ना, देखिए ना, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमारे यहाँ रवादारी है, हमारे यहाँ जो ताल्लुकात बनाते हैं उस पर हम कायम रहते हैं। एक जो पार्टी जिसमें जो है ना सारा साहिबा थी, एक ही पार्टी में हम थे एक जमाने में, नेशनल अवामी पार्टी, उसका शीराजा बिगाड़ दिया उन्होंने। अब भी हमारे जो है रिश्ते बड़े अच्छे हैं, हम ये रिश्ते बरकरार रखना चाहते हैं। फॉर नथिंग हम जो है ना, आप तो रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, तमाम इत्तेहादी रखना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत रखना चाहती है आपसे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन हुकूमत, बाल इज इन हिज कोर्ट। अब तो आर तो चौधरी फवाद हुसैन चौधरी साहब ने भी ये कह दिया कि हुकूमत जो है उसको इत्तेहादियों को साथ लेके चलना होगा। पंजाब में ज्यादती हो रही है तो उनको आपकी BNP के साथ की गई ज्यादतियां नजर नहीं आ रही हुकूमत को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखें ना, बलूचिस्तान 43% ऑफ पाकिस्तान है। अब अगर बलूचिस्तान को नजरअंदाज करते हैं, हम तो बार बार कहते हैं खुदारा मेरे यहाँ जो है मेरी दौलत निकल रही है और आप उसकी जो उसका तसर्रुफ जो है ना इस्लामाबाद, लाहौर या फैसलाबाद या कराची में हो तो मुझे तकलीफ तो होती है। बिल्कुल होती तो मैं तो ये कहता हूँ सुई गैस जहाँ से निकल रही है सुई से, वहीं पे सुई गैस नहीं होगी तो कम से कम मुझे मेरे अपनी दौलत से जो दे। और फिर फेडरल सब्जेक्ट में आप अंदाजा करें 6% मेरा है, 6%, और बाकी 94% उस आप सबका 6% मेरे सर्विस के हैं। इस वक्त 9000 सर्विसेज जो है निकलते हैं, ठीक है, मुझे 4 नहीं देते। तो जाहिर है मैं अगर क्लेम नहीं करूंगा, शोर नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। बलूचिस्तान एरिड जोन है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं। इस बार जो है ना कुछ बारिशें वहां पे बर्फबारी हुई है। अब वहां पे मैंने डिमांड किया पर यार 2 डैम्स आप मुझे दे दें भाई। 10 लाख के ऊपर अभी बात करेंगे, 10 लाख एकड़ फीट पानी में समंदर में पहनता हूँ। पाकिस्तानी एज ए होल 31 लाख एकड़ फीट पानी समंदर में फेंकते हैं। डैम्स की जरूरत हमें है। देखिए ना, यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली कम होती है तो परेशानी ज्यादा होती है। मेरे पास तो बिल्कुल जो है ना क्लीन शेव्ड, मेरे वो फॉरेनर्स आए थे तो पार्टियों वगैरह यहाँ पे देखने के बाद कहते आपके तो जितनी भी पार्टियां वो तो क्लीन शेव्ड है। मैंने कहा अभी शेव क्लीन है, इनके लिए मैं दाढ़ियां रख नहीं सकता। सेनेटर साहब आपको क्या लगता है हुकूमत संजीदा है इत्तेहादियों को मनाने में या उनके मुतालबात पूरे करने में? क्योंकि पंजाब में ना तो वो फंड्स रिलीज कर रहे हैं जो काफली के हल्के हैं, बल्कि KPK में भी काफ का एक हल्का है, वहां के एक MPA से पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा के उसको तो जेलों में बंद किया गया। वापस उसको जब निकाला गया तो उसने कहा जी मैं जब हल्के में जाता हूं मेरे लोग मुझसे पूछते हैं साथ वाले हल्के में फंड्स आए हैं, काम हो रहा है, तो आपके हल्के में क्यों नहीं हो रहा? तो KPK में क्या हाल है हुकूमत की कारकर्दगी का? तो आपको लगता है हुकूमत वाकई संजीदा है इस बार? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत संजीदा होगी अपने अलाइज के साथ। जो अभी तक उन्होंने किया, जो नजर आ रहा है उसी को देख के यही लगता है कि बस मीटिंग्स कर लेते हैं इनके साथ बैठ के। और मुझे आई डोंट नो, मैं तो अब इनकी पार्टी की तरफ से नहीं बात कर सकती, किसी की भी पार्टी की तरफ से। लेकिन आप एक न्यूट्रल मेंबर, ये फिर क्यों बैठ रहे हैं? हाँ ठीक है कि हर किसी का एक होता है भाई अपने लोगों का अपने, लेकिन आप ओवरऑल पाकिस्तान के जब सोचेंगे और आप तब उनके साथ बैठे ना कि आपको पता हो कि भाई ये बंदा मेरी बात पे यू टर्न नहीं लेगा। अब वो बार बार आपके साथ वही काम कर रहे हैं, आप बार बार जाके और ये बार बार उनके वादों पे ईमान ले आते हैं। ईमान तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों ये बार बार ये तीनों पार्टियां जो है फिर बैठ रही हैं।
کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حکومت آپ کے پاؤں پڑ جاتی ہے کہ پلیز مان جاؤ ہم تمہارے مطالبات ہمارے ساتھ؟ بہت ساری چیزوں میں ہمیں بھی پتا ہے کہ جب بلز آتے ہیں تو بلز جاتے ہیں جیسے لے کے آتے ہیں تو لے کے آ کے کہتے ہیں جی ابھی اس کو پاس کرتے ہیں. آپ کیسے پاس کرتے ہیں؟ آپ بڑا ٹائم لیا کریں نا. نہیں تو آپ جب بل پڑھیں گے کمیٹی کے پاس جائے گا, کوئی ممبر اس پہ اگر بات کرنا چاہے, کوئی نہیں, وہاں سے بل آئے گا اور ادھر یہ آپ کے پاؤں پڑنے شروع ہو جائیں کہ بس کچھ نہ. یہ پاؤں پڑنے کا اور منانے ماننے کا سین ختم کیوں نہیں ہو رہا حکومت کی فلم؟ دیکھیں اگر سنجیدگی ہوگی, اگر گرپ ہوگی سیاست میں, کمانڈ ہوگا, بالکل مائنڈ جو ہے اس طرح کی بنے گی کہ مجھے کام کرنے ہیں, مجھے ڈیلیور کرنا ہے, مجھے پورے پاکستان میں ایک جیسی ترقیاتی کام کروانے ہیں, اگر یہ مزاج بنے گی تو فوری طور پہ یہ کام ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں ہمارے جو جتنے بھی ڈیولپمنٹل فنڈز ہیں 1.5 سال تو اس سے بھی زیادہ گزر چکی ہیں, لیکن اب بھی جو ہے نا انہیں وہاں پہ بھیجا نہیں جا رہے, کام شروع نہیں ہوئے. ایسے یہاں پہ منظور ہو چکے ہیں, پی ایچ ڈی پی میں ڈالے جا چکے ہیں, 1.5 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں وہ پائپ لائن میں. اور خدا رہا, میں نے کہا, میں نے سیکرٹریوں سے صبح سے شام تک ان کو مل کے میں کہتا ہوں, کل میں نے کہا آپ مجھے ایک کام کریں, میں اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں, آپ مجھے 2 ہفتے دے دیں, اگر یہ تمام مسئلے میں اس طرح حل نہیں کروں تو مجھے آپ اس پارٹی میں چھوڑ دوں گا, سیاست چھوڑ دوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ میں کنٹرول اور کمانڈ نہیں, اتنے 6 وزراء آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں. آپ کے ایک سینئر وفاقی وزیر جو ہیں وہ تو ابھی ایک ریلوے کا پروجیکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. میں اور منیر صاحب ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے اسی کے اوپر بات چیت کر رہے تھے کہ جتنے ارب ڈالر آپ نے کراچی سے لاہور ایک فاسٹسٹ جو ٹرین ہے وہ چلانے میں لگانے ہیں, اتنے روپے اگر وہ ڈیم بنانے میں لگ جائیں تو پورے ملک میں, جیسا ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے صوبے میں بنائیں گے پانی کی قلت جو ہے وہ دور ہو. چندوں سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ چندوں سے ڈیم بن جاتے ہیں؟ یہاں پہ چندوں سے یہ ڈیم بنا رہے ہیں, وہ ڈیم کیسے بات ہوگی, بالکل ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں جو اگر اس بات سے کنٹینیو کریں, جو ڈیم والی بات سے اگر کر لیں تو پہلی چیز تو یہ بات تو جو آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ اکنامک ایشوز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے وہ کوئی ایک دن کی وجہ سے نہیں ہے, وہ تو ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ گورنمنٹ 2 سال میں ٹھیک کرے, یہ بھی ان ریئلسٹک ہوگا. لیکن 2 سال میں کم از کم ڈائریکشن کا جو وہ تو ہو جانا چاہیے, تعین تو ہو جانا چاہیے. مطلب یہ اتنی فریکوینٹ اگر آپ سے دیکھیں نا گورننس کے ایشوز میں, کے پی کے میں 6 چیف سیکرٹری چینج ہوئے ہیں 6 سال میں. جب اتنی فریکوینٹ ٹرانسفرز ہوں گی تو اس کے 2 مطلب ہے کہ یا تو وہ بندہ سلیکٹ صحیح نہیں ہوا, یا اگر سلیکٹ صحیح ہوا تو پھر اس نے ڈیلیور نہیں کیا, یا پھر کوئی بات نہیں مانی, کیونکہ جو بات نہیں مانے تو وہ فورن ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ 1-2 سال میں وہ ڈائریکشن اتنی کلیئرلی نہیں نظر آ رہی صحیح. جیسے اب یہ جو ریلوے والی جو بات ہے, دیکھیں ہمارے جو اکانومی تھی وہ تقریباً 6 ٹائم انکریز ہوئی جب تربیلا اور منگلا اویلیبل ہوئے. کیونکہ ڈیم بننے سے ایک تو آپ نے پانی سٹور کر لیا, اور ڈیم پہ اصل رائٹ ہے اریگیشن کا. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ڈیم پہ پہلا رائٹ جو ہے وہ ارسا جب الاؤ کہتا ہے کہ پانی ریلیز کرو تو پانی ریلیز, بجلی اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. تو جو آپ کے ڈیم اویلیبل ہوئے, ایگریکلچر نے گرو کیا, بجلی آئی, انڈسٹری لگی, اور ایٹ لیسٹ 6 to 7 ٹائمز ہمارا جی ڈی پی انکریز کیا. اور اگر ملٹری سروائیو کر رہی ہے تو بھی اکانومی کی وجہ سے سروائیو کر رہی ہے. تو یہ لیکن جب آپ کے ملک کی معاشی ترقی 2.4 پہ آ کے رک جائے تو کیا آپ کی ملٹری جو ہے اس کا ڈیفینس جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا؟ ایون یو ایس ایس آر کو دیکھ لیں, جب ڈی اسٹیبلائز ہوا تو وہ پھر جب فائنینشلی ڈی اسٹیبلائز ہوا تو پھر وہ پاسبل نہیں رہا کہ وہ ملیٹریلی بھی اسٹرانگ رہتا. تو یہ جو ریلوے ورسز دیامر بھاشا, اب دیکھیں دیامر بھاشا کا ایٹ لیسٹ کوئی 3 دفعہ انوگریشن ہو چکا ہے. ابھی بڑی امبیرسنگ سی بات ہے, 2006 میں ہوا, 2011 میں ہوا, جل مشرف صاحب نے کیا, یوسف رضا گیلانی نے کیا, اور اب اس کی کاسٹ 10-11 بلین ڈالر سے ایسکلیٹ کر گئی ہے تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالر. اچھا 14 سے 15 بلین ڈالر میں پھر ایک اور چیز ہوئی کہ ڈالر اب 150 کا ہو گیا, پہلے شاید 100 کا تھا. تو اگر وہ 1400 ارب تھے تو اب وہ 1400 ارب نہیں ہے, وہ 2000 ارب ہے. تو 2000 ارب میں اگر ڈیم بن سکتا ہے جس سے پوری اکانومی
ग्रो कर सकती है, तरबेला की लाइफ बढ़ सकती है दयामिर भाषा डैम। इत्तेहादी जमातों के जो कंसर्न्स हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, बिजली की अवेलेबिलिटी बहुत सारी, क्योंकि एक चीप आपको सोर्स मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसी स्टेज में जब यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास सर्दी में नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं है, उस टाइम पे एक $8 बिलियन की ट्रेन, जिसके तकरीबन अगर 150 पे आप उसको कैलकुलेट करें, और 150 से ज्यादा होगा क्योंकि डॉलर तो इंक्रीज करेगा, लाइकलीहुड ये, तो वो जो 1300 अरब रुपए एक रेलवे के प्रोजेक्ट पे लगने, उससे होगा क्या कि हम 8-12 घंटे में कराची से लाहौर पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इस वक्त वो प्रायोरिटी ये है कि एक 3 हफ्ते पुरानी बात है कि एक बंदे ने खुदकुशी की क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं ले सका। आप ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप यू स्पेंड सो मच मनी। ठीक है, ट्रेन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बट एट व्हाट कॉस्ट? लेकिन ऑलरेडी ट्रेन के बड़े सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू किए, लेकिन वो पूरे होते कहीं नजर नहीं आते। अच्छा, मुनीर अहमद साहब, आप ही से मैं बात का दोबारा से आगाज करूंगी। यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जरा हम रेलवे ट्रैक से डैम, और डैम के बाद थोड़ा सा स्टेट बैंक की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू डायलॉग विद उरूज रजा, और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि लाहौर में जो आटा चक्की मालिकान हैं, उनके इंतजामिया के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम साबित हो गए हैं, और 2000 से ज्यादा चक्की मालिकान जो हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो आटे की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर। बात कर रहे थे हम अभी रेलवे का एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने में, और उससे पहले 2 साल पहले बात हुई एक डैम बनाने पे, और उसके ऊपर भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया गया। एक तो ये समझ में नहीं आता कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता हमारा, और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन हो जाती है। अभी आटे का बहरान इस वक्त मुल्क में सख्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। आपको क्या लगता है कि जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में इतनी जो मुआशी हालत कमजोर कभी नहीं हुई जितनी आज हो गई है, आटे का बहरान हुकूमत को किस साइड पे ले जाएगा? देखिए, आटे का तो सिर्फ एक बहरान है, आप मल्टीपल चीजें ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आप देखें तो वो चाहे गैस की अवेलेबिलिटी है, कहीं पे गैस है नहीं, अगर है तो इतनी सर्दियों में तो होती नहीं है, और वो फिर जो गरीब का फ्यूल है एलपीजी, वो ब्लैक वो होल्ड भी कर ले गया, उसकी प्राइस भी इंक्रीज हुई। तो इस तरह के मल्टीपल इश्यूज हैं, आटा इज जस्ट वन ऑफ देम। अब उसमें एक छोटी सी इंटरवेंशन की तो है यूटिलिटी स्टोर्स की कि वहां पे 800 रुपए पे होगा, लेकिन अब उसमें 800 रुपए पे 20 किलो आटे का थैला होगा जी। लेकिन इशू ये है कि वो अच्छे 4000 यूटिलिटी स्टोर हैं, तो एक अच्छी उनकी ब्रॉड रेंज भी है। अब चैलेंज ये वो तो सहाफियों को 5 किलो चीनी देने के वो वॉइस नोट कर रहे थे जी, उस पे काफी ज्यादा सोशल अब सहाफी 5 किलो चीनी लेके तो आपकी खबर दबा देंगे, ऐसा नहीं होता। खबर आएगी कि आपने एक वॉइस नोट भेजा था अपने तमाम जो आपके स्टोर मालिकान थे, और उनको आपने कहा कि सहाफियों को ये खबर दबाने के लिए 5 किलो चीनी जो है फ्री दे दो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 15 किलो चीनी भी भेजेंगे तो खबर आएगी। तो उस केस में देखें 2 तरह के इश्यूज हैं, एक तो प्राइस का इशू है, दूसरा इसमें बेईमानी वाला एलिमेंट भी है। बहुत सारी जगहों पे 15 किलो आटा 20 किलो के आटे की बोरी में बेच रहा है, तो वो भी एक इशू है। वहां पे फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आएगा उसको इन्फोर्स करने के लिए। लेकिन इससे भी अगर आप एक स्टेप पीछे जाएं तो देखिए, इस साल जो है हमारे पास एक तो वाटर शॉर्टेज रही, दूसरा जो इनपुट कॉस्ट है, यूरिया, वो सारी चीजें इंक्रीज हुई, तो इसलिए फार्मर्स का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कोई फर्क पड़ा, तो वो जो एक साइकिल है, वो ओवरऑल वीट की कॉस्ट अल्टीमेटली फार्मर्स की के ऊपर जो उनकी भी इनपुट कॉस्ट है गैस की वजह से, और बाकी यूटिलिटीज, अब सिर्फ फ्यूल बढ़ा दें तो उसका एक साइक्लिकल इफेक्ट है, वो पूरी इकोनॉमी को हिट करता है। तो मेरे ख्याल से ये इस सर्दियों में जो गैस की नॉन अवेलेबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें जो एलपीजी की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, वो भी एक चैलेंज है। एक तो एलपीजी मिलती नहीं है, और गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं जरा यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर। आपको लगता है कि यूटिलिटी स्टोर्स में जो अशियाए खुर्दो नोश के ऊपर जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं, वो गुर्बत कम करने के लिए काफी हैं? नहीं, काफी तो नहीं है जी, वो तो मल्टीपल चीजों की वजह से वो गुर्बत में है, लेकिन थोड़ा सा चलें, एक पॉजिटिव स्टेप है, उसको इनकरेज तो करना चाहिए कि 6 बिलियन का पैकेज एक दिया, जिसकी वजह से वो अपने कुछ तो कर्जाजात वापस कर सके, और कुछ उन्होंने प्रोक्योरमेंट्स की। लेकिन उसका खसारा कितना है? अब उसके लॉसेस पे थोड़ी सी बात कीजिए, क्योंकि जब भी कभी सेनेट की या नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज में आती है बात यूटिलिटी स्टोर्स की रिपोर्ट के ऊपर, तो हम भी वही मौजूद होते हैं, वहां पे सवाई लॉसेस के कुछ नहीं होता।
جی ایسے یہ ہے کہ ان کے 90 بلین کی سیلز ہوتی تھی جو کہ اب کم ہو کے 29 بلین پہ آ گئی، کیونکہ وہ بہت عرصے تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بند کر دیں گے، لیکن اب اس کو ریوائیو کیا ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ اس میں کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے. دیکھیں اگر 7 بلین کا پیکج ہو گیا، پروکیورمنٹ ہو گئی، تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو چینی ہے وہ مس یوز نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ لوگ خرید کے یہاں سے ذخیرہ کر لیں. اور دوسری چیز یہ کہ انشور کریں کوالٹی، یعنی یہ بات نہ ہو کہ یہ اگر آٹا 800 روپے مل رہا ہے تو اتنی یہ بری کوالٹی کا ہو کہ جو کہ بالکل ہی صحت کے لیے بھی نقصان. کوالٹی کی بات ہو رہی ہے کرنے کے لیے اب پہلے تو اس میں چوریاں بھی بہت ہوتی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیمرے بھی لگائیں. بٹ دیکھیں کہیں کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو فیڈ بیک، دنیا کے بہترین ملک میں بھی جائیں تو وہ ایون ٹیررزم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ نشاندہی کریں. تو اگر کسی کو رحیم خان میں آٹا صحیح نہیں مل رہا، گلگت میں صحیح نہیں مل رہا، نوشکی میں آٹا صحیح نہیں مل رہا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی نمبر، دیکھیے ویب سائٹ پہ آپ نے صرف ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے. جو بندہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جا رہا ہے اس کی انگلش لٹریسی اتنی نہیں ہے کہ وہ ای میل کرے، کوئی ہیلپ لائن نہیں ہے. کم از کم ایک جیسے ایک ہیلپ لائن ہو کہ جی اگر آپ کو آٹا نہیں مل رہا، کوالٹی کا ایشو، اب وہ ریکارڈڈ لائنز ہو، ریکارڈڈ لائنز میں، تاکہ اس کا ٹریک بھی کیا جا سکے کہ جی میں ادھر گیا تھا، اس یوٹیلیٹی اسٹور پہ گھی نہیں تھا. یا پھر سٹیزن پورٹل پہ بھی وہ دے سکتے ہیں شکایت. سٹیزن پورٹل میں دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویب اپلیکیشنز پہ جانے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے ابھی تک. لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے کریم بک کرا دیں، فون دیتے ہیں کیونکہ کریم بھی بک کرانی نہیں آتی. تو جو فون یوز کر سکتے ہیں اسمارٹ فونز، وہ ایک بہت ہی اسمال پرسنٹیج آف دا پاپولیشن ہے. جس بندے نے لائن میں لگ کے آٹا لینا ہے اس کو اسمارٹ فون کو کیا پتا ہے؟ اس کو تو ایک فون کال کی ایکسیس ہونی چاہیے نا، تاکہ یہ اگر یہ اس کے مسئلے دیکھیں اسلام آباد میں 12 کو میں لے کے جا کے ہر چیز اویلیبل ہے. کوئٹہ میں ہے کہ نہیں، چمن میں ہے کہ نہیں، نوشہرہ میں ہے کہ نہیں. آپ بتائیں کے پی کے میں ہے کہ نہیں، یہ یوٹیلیٹی اسٹورز کس طرح کام کر رہے ہیں وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. اور ایسے کتنے پروجیکٹ ہیں کے پی کے میں جو شروع ہوئے اور ختم بھی ہو گئے الحمدللہ، اور ان کے اوپر آپ کو پروفٹ بھی آنا شروع ہوا؟ ذرا مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کہ آپ کے صوبے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کی کتنی شاندار کارکردگی ہے. دیکھیے جی شاندار کارکردگی تو جب جیسے آپ پشاور میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ ایک میرے خیال سے دنیا کا ایک عجوبہ، ایک پروجیکٹ جو انہوں نے BRT کے نام سے شروع کیا ہے، وہیں آپ کو نظر آئے گا، جو کہ ان کے لیے وہی بہت کافی ہے. اگر آپ صحیح انداز سے دیکھتے تو ان کی کارکردگی اسی کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. کہ کبھی پلر ٹیڑھا لگا دیتے ہیں تو کبھی سڑک تنگ ہو جاتی ہے کہ جی اس میں بس نہیں گزر سکتی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. بارش ہو جائے تو اتنا برا حال. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہوتے ہیں اتنا اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. ادھر ہمارے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو آپ سبسڈائز ریٹ پہ اتنے نہیں دے سکتے ہیں لوگوں کے، اس لیے کہ حالات. اور ادھر آپ دھڑا دھڑ جو ہے تو غلطی پہ غلطی کر کے ایک جو صحیح پروجیکٹ پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، کس نے بنایا تھا، آج پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ اس کے تو بنانے والا باہر بیٹھا ہو، تو اس نے تو یہاں سے وہاں پہ وہ ساری چیزیں نقشہ وہاں پہ بیٹھ کے بنایا، یعنی وہ گراؤنڈ پہ آئے بھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کے حالات. اور یہ معصوم حکومت تھی، اس نے اتنی جلدی اعتماد کر دیا. یہ ویسے انسپائر بڑے ہو جاتے ہیں جو کوئی باہر سے آئے اور کہے کہ جی ہم تو یہ کر دیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کن کن لوگوں کو اور کتنے بڑے طریقے سے پیش کرتے ہیں. آپ کے دیکھیں آپ کے یہاں پہ کیا IT کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں؟ ہمارے لوگوں کو تو لوگ باہر جا کے لے رہے ہیں، یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں. آپ گوگل کے ایک بندے کو لے کے ادھر بٹھا دیتے ہیں، سب پہ ہیڈ بنا دیں. وہاں سے آپ جب پتہ کرتے ہیں تو گوگل میں ٹھیک ہے کہ گوگل میں اگر وہ جاب کر رہی ہے تو کیا جاب ہی کر رہی ہے نا، کوئی ایگزیکٹو ہیڈ تو نہیں تھی. اور اس کو آپ اتنا بڑا چڑھا کے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ایک بہت بڑا پتہ نہیں کون سا کارنامہ. آپ کے اپنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بہت اچھے ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ کوئی چیز نہیں ہے. آج آپ نے کہا آٹا مہنگا ہے تو کل شاید آٹے کے لیے وہ کوئک سے کوئی پلاننگ کر کے تو اس میں کوئی شاید 20-30 روپے کی کمی کر کے وہ ہیڈ لائنز بنا دیں گے. لیکن سینیٹر صاحبہ جو معاشی ترقی کی رفتار ہے آپ کے ملک کی وہ کیسے بڑھائیں گے؟ 2.4 آپ کے بنگلہ دیش میں جو معاشی ترقی کی رفتار ہے وہ 8 سمتھنگ ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئے. یہاں پہ یہ حالت ہے کہ میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آٹے کی قیمت آپ کہیں کہ جی اتنی بڑھ گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو if we go back پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم پہ بھی آٹے کا بحران آیا بالکل، اور ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ آیا تھا. but that was for a month. بحران تھا کہ جی آٹا نہیں ہے.
हमारे यहाँ वहाँ फ्लोर मिल्स बंद हो गए थे और वो अफगानिस्तान बहुत जा रहा था वहाँ पे, लेकिन ये चीज नहीं थी, उस पे काबू पा लिया गया था। यहाँ पे तो रोजाना पता नहीं कितनी मीटिंग्स हुई, अभी मैं पढ़ रही थी इस न्यूज़पेपर कि कितनी मीटिंग्स हुई कि जी इस पे कैसे कंट्रोल करें, कोई है ही नहीं। मीटिंग्स ही होती हैं। नहीं, हाँ। इनके पास लोग नहीं है जो उनको बताए कि क्या करें। अब ये आपको जो बात बता रहे हैं वहां पे ऐसा कोई बंदा है कि उनको ये बात बता दे? बिल्कुल। आपके पास इन्वेस्टर नहीं आ रहा, आप ऐसे ही बोलते रहे ना। आपकी जब तक आपकी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, जब तक आपका देखिए एग्रीकल्चर मुल्क है, आप क्या कर रहे हैं, हर एक चीज बाहर से दरामद हो रही है यहाँ पे। क्या हमारे पास जमीनें नहीं, हमारे पास सब कुछ है। बात यह है कि हमारे पास विल नहीं है, सबसे बड़ी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है, हमारे पास विल नहीं है। मैं अब हुकूमत पे अगर मैं बात करूंगी कहेंगे जी ये तो अपोजिशन के हैं, ये तो क्या अपोजिशन जो है आवाम के मसाइल के ऊपर सवाल नहीं कर सकता? उसका तो काम ही यही है। हम भी जब जाएंगे, लेकिन मैं इस वक्त एक बात कहूंगी, वो ये है, मैंने आज एक और जगह पे भी कहा है कि जिस वक्त खाली पेट पे जब आप देखते हैं ना कि आपके बच्चे को रोटी नहीं मिल रही या आपके पेट में रोटी नहीं जा रही, वो जब इनकलाब आता है वो किसी सियासी पार्टी के कहने पे नहीं आएगा, लोग सियासी पार्टी के कहने पे नहीं निकलेंगे। लेकिन जो ये हालात है, अल्लाह ना करे इसलिए कि वो सबके लिए तबाही बर्बादी है। जब ये खाली पेट के लोग निकलेंगे रोडों पे, वो बहुत बुरा होगा, वो बड़ा भयानक अंजाम होगा। सेनेटर साहब, अभी यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो चीजें खरीद नहीं सकते, उनकी वो जो एक बाइंग पावर होती है वो खत्म होकर रह गई है। कराची में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके बच्चे जो है वो इस सर्दी के ठिठुरते हुए मौसम में बगैर गर्म कपड़ों के थे और वो खरीद नहीं सकता था। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत में आप इत्तेहादी, आप हुकूमत को ये बताते हैं कि महंगाई की वजह से एक आम आदमी जो है वो किस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहा है। देखिए जी, पहली बात तो ये कि महंगाई को हम जरा थोड़ी सी मतलब ओनली फॉर 2-3 मिनट्स असेस करते हैं। देखिए ना, महंगाई इट डज मीन कि आपकी प्रोडक्टिविटीज जो है बेसिकली कम है। प्रोडक्टिविटीज कैसे होती है? मिसाल के तौर पर आपके पास 4-5 सीजन है यहाँ पे, उनसे हम मुस्तफीद नहीं होते। आपके पास जो है ना मतलब नहरी इलाके भी हैं, आपके पास खुश्क इलाके भी हैं, लेकिन आपके पास विजन है ही नहीं कि मुझे जो है ना नहरी इलाकों से भी मुस्तफीद होना है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है, और साथ ही जहाँ पे जो है ना खुश्क इलाके हैं वहाँ पे डैम्स वगैरह बना के वहाँ पे भी ये रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी करनी है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप जो है ना बलूचिस्तान की मैं बात करूँ, आप बलूचिस्तान में फकत डैम्स बनवा दें, आपके पूरे पाकिस्तान के गेहूं और बाकी जो है ना सब्जी तरकारी और साथ ही फ्रूट्स की जरूरियात तो पूरी कर लेंगे। लेकिन जब आप वो तवज्जो ही नहीं देंगे, फकत आप डिपेंडेंट है हरियाली पे, सिंध की या ये पार्ट ऑफ केपी एंड पंजाब की, इट डज मीन अगर ये पानी कल बंद होगा या कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा तो यू विल बी इन ट्रबल। फर्स्ट सेकंड, जानबूझ के मैं बताता हूं को तो गरीब रखा जा रहा है। नहीं, वो तो प्रोग्राम है जैसे। और देन मैं आता हूँ, देखिए इंडस्ट्रीज मुल्क में जब भी इक्तिसादियत बनती है वो प्रॉपरली, मैं दो सब्जेक्ट को डिस्कस करना चाहता हूँ और बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसे हम डिस्कस इस शॉर्ट टाइम पे नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें इंडस्ट्रीज, व्हाट डज इंडस्ट्रीज मीन? इंडस्ट्रीज का क्या, आप अगर अमेरिका वर्ल्ड में देखें वहां पे मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, उनमें यकजहती, कुर्बत, दोस्ती, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये एक जैसी डेवलपमेंट, एक जैसी जो है ना अपॉर्चुनिटीज, एक जैसी वहां पे तकरीबन किसी हद तक 98% तक। अब वहां पे लोग रहते हैं अपनी सर्विस के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, या वो जब वहां पे जिनकी बिजनेस जहां पे होती है वहीं पे रहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान में बेसिकली आप तवज्जो देते नहीं। मेरे पास सब कुछ है, उसे ले जाने के लिए तो आप तैयार है, लूटने और जो है ड्रेन करने के लिए तैयार है, मुझे कुछ नहीं देना चाहते। अच्छा, लोगों में नफरत पड़ी। जो बंदे कल जो है ना हमारे यहाँ पे सेनेट में, कौमी असम्बली में और MPA थे, आज वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो कहते पार्लियामेंट से कुछ मिलेगा नहीं। देखिए ना, मायूसी की इंतहा तक पहुंच चुकी है। आप मुझे बताएं, मिनरल्स हमारे यहाँ पैदा होते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपने बनाए, स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाए, कॉटेज इंडस्ट्रीज आपने बनाए, बड़े इंडस्ट्रीज की तो मैं बात ही नहीं करता। अच्छा, आप अगर कुछ बनाना भी चाहते हैं तो वर्क बिल्कुल सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे। अब आप आपको कि मैं बताऊं, आपको जब उन दिनों में बनी थी, आपको वो इंटीरियर के लिए थी, कहां पे? आपके जो ना मकरान में, उन्होंने लाके बेला में बनवा दी, मिलवाया, कहां? हैदराबाद से मिलवा के। उसके बाद हमें उन्होंने ये कहा उन दिनों में कि भाई हम यहां से फिर जो टावर लेके जाएंगे मगरिब की तरफ। एक देन उच्च पावर प्रोजेक्ट, ये अगेन
मरी बुकरी इलाके की थी इलेक्ट्रिफिकेशन की, ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट थे। इन्होंने क्या किया कि नहीं वहाँ नहीं, सिंध के जो बॉर्डर यहाँ से पंजाब करीब है वहाँ से बनवा के सीधा गिद्दू से मिलवा दिया। फिर भी हमें एक आ गया, यहाँ से टावर निकलेंगे तो मरी बुकटी एरिया से लेके जो है ना मुसाखिल तक जाएंगे, एक टावर का रुख नहीं उस तरफ नहीं इस तरफ। तो आप जो है ये जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, इससे जो है ना इकानमी कैसे बनेगी? इकानमी बनती है आप इंडस्ट्रीज लगवाएं, आप वहाँ पे जो है ना हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के लिए प्रोग्राम बनवाते, डैम्स बनवाते, ये चीजें। एंड देन मेरीन, आपके पास इस वक्त जो है ना कम से कम 780 किलोमीटर समंदर है, उससे मुस्तफीद तो हम हो नहीं पा रहे। जितनी मछली निकलती है तो उसके लिए क्वालिटेटिवली वर्ल्ड से वन ऑफ द बेस्ट फिश इस वक्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उससे मुस्तफीद हो नहीं पा रहे। अब आपके पास जो है वहां पे सयाहत के लिए जो मकामात हैं, अगर आप कभी गए ही नहीं तो आप जाके देख ले। लिटरली मैं कहता हूं कि आप जैसे कि यूरोपियन जो है ना, आपके पास ओशन, सैंड, सन, लेकिन उससे मुस्तफीद नहीं हो रही। देखिए हमारे पास प्लानिंग है ही नहीं, और फिर हम बैठ के पता डिसीजन कहाँ करते हैं? इस्लामाबाद में डिसीजन कहाँ करते हैं? लाहौर में डिसीजन कहाँ करते हैं? कराची में। नो, डिसीजन आपने जाके ग्वादर में करनी है, पसनी में करनी है, खुशदार में करनी है। अगर बलूचिस्तान के लिए डिसीजन आपने करना है, ये हम कर नहीं पाते, तो इक़्तिसादियत कैसे नहीं होगी? खुदकशियां तो यहाँ नहीं हो रही। मैं कहता हूँ इस वक्त तो वर्ल्ड बैंक की और दूसरे रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा दुनिया में जो गुर्बत है उसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान क्या किसी ने सोचा इस बारे में? क्या हमारे लोग वहां पे जाते हैं 10-20 बार? मैंने कहा अच्छा हमें बिजली कितने घंटे मिलती है? आपको पता है? 5 घंटे। हमें 5 घंटे मिलती है। कहते बिजली हमारे पास वाफिर मिकदार में है। भाई आपके पास है तो मुझे 5 घंटे क्यों मिलती है? ये लोग कुंडा लगाते हैं। मैंने कहा आपके पास जो बाबडा की मेरे ख्याल में हजारों जितने भी जो सर्विस में वो क्या किस मर्ज की दवाएं आप उन्हें काट दें, उन्हें गिरफ्तार करवा दें, ये भी नहीं कर सकते। आइडिया वो नहीं है, आइडिया ये उनकी रोजी ये है, उनकी रोजी इसी में है कि वो 10,000 रुपये महीने का लेके 5,000 रुपये लेके अपना पेट बच्चों का पाले एंड लोगों का सत्यानाश। अच्छा गैस की बात, इस माइनस में इस वक्त आज पर सरापा एहतजाज है लोग वहाँ पे, -10 चल रही है, -12 कल तो कोयटा में। अच्छा आप वहाँ पे अंदाजा करेंगे लोगों के पास गैस नहीं, आज भी हड़ताल थी, कल भी था और कल है। आपकी बात, आपकी शिकायत बिल्कुल बजाय, क्योंकि मीडिया पे भी ये खबरें आ रही हैं। और मुनीर अहमद साहब, अभी हम आटे का रोना रो रहे थे, और बलूचिस्तान जहां पे इस वक्त जो टेम्परेचर है -11-12 तक जाता है, और वहां पे ना तो बिजली है ना पानी है, और अब गैस भी वहां पे नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इस सूबे में अगर तरक्की हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कितनी बेहतर हो सकती है? देखिए बलूचिस्तान की तो मल्टीपल इंपॉर्टेंस है ना। ये जो जैसे सेनेटर साहब कह रहे थे, अगर आप गवादर कोस्टल हाईवे पे कभी जाएं भी तो वो इतना सीनिक है कि ऐसे लगता है मैं बिल्कुल जानती हूँ, आई हैव सीन दैट, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए तो जरूर जाएं आप। उन्होंने आते हुए वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल वो सस्सी का स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये सस्सी पुन्नों का इंतजार कर रही थी, और मठ स्ट्रक्चर यानी फोक टेल है। तो उसने उसने पूछा कि क्या स्टोरी है, और फिर उसने कहा जी इसको लेट्स कॉल इट प्रिंसेस ऑफ होप। तो इवन जो बाहर के लोग हैं वो उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो बलूचिस्तान में तो -10 है ना, गिलगित में 22 भी चल रहा है। एलपीजी जो एक सब्स्टिट्यूट फ्यूल था उसको बिल्कुल सर्दियों में इंक्रीज करना, आई थिंक ये क्रिमिनल है, क्योंकि आपको बेसिक यानी अब नाश्ता वक्त पे मिलना एक लग्जरी हो गया, ये नेसेसिटी होना चाहिए था। तो इवन वो हुकूमत की किस चीज को फिर यहाँ पे बैठ के हम डिस्कस करें, आटे की बात कर रहे थे। देखिए पहली चीज तो ये है कि अगर किसी भी ब्रॉडली अगर बिल्कुल लेमैन टर्म्स में देखा जाए तो ज्यादा बुराई तब शुरू हुई जब गुज़श्ता को 5-10 साल में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स आना शुरू होगी। जब हर चीज चाइना की आएगी, जूता भी चाइना का, ये मग है ये भी चाइना का, ये पेन है ये भी चाइना का, तो जो कसूर में जो बेल्ट बन रही थी, जो चमड़े की फैक्ट्री थी उसका क्या होगा, जो सर्विस के जूते बन रहे थे उसका क्या होगा। तो जब कोई भी इकॉनमी पूरी इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग इवन जो ऑटोमोबाइल्स हैं, देखिए हम गाड़ियों पे इम्पोर्ट क्यों नहीं करते? इम्पोर्ट इसलिए नहीं करते कि हमारी अपनी इंडस्ट्री सर्वाइव करे। अच्छा अपनी इंडस्ट्री क्या करती है? वो तो सिर्फ असेंबल कर रही है। हम एटम बम बना सकते हैं लेकिन गाड़ी का इंजन नहीं बना सकते। गाड़ी का इंजन जापान से आता है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ देते हैं। यहाँ तक कि गाड़ियों का कपड़ा भी जापान से आ रहा है कुछ गाड़ियों का, और वो हम एक टेक्सटाइल की कंट्री हैं, क्या पाकिस्तान में इस क्वालिटी का कपड़ा भी नहीं? तो ये गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट कहीं भी डायरेक्टली बिजनेस में नहीं आती,
यानी गवर्नमेंट का काम होता है एक पॉलिसी सेट करना। तो अगर ऑटो पॉलिसी के अंदर ये आप ये चीज़ उनके लिए बाइंडिंग कर दें कि जी आपने अगर जो इंजन है तो वो भी पाकिस्तान में बनाना है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो बात बन सकेगी। लेकिन अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट होगी सारी चीज़ें, और दूसरा एक और बड़ी चीज़ ये है कि देखें हमारे जो इंपोर्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 52 बिलियन की हैं। हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 24 बिलियन की और 20 बिलियन हमें रेमिटेंसेस आती, तो 10 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल है। ऐसे जब इस सिनेरियो में डॉलर 120 से 150 होगा तो फिर हमें वही कर्जे, सिर्फ इसी का इम्पैक्ट जो है ना वो 600-700 अरब है। यानी सिर्फ डॉलर इंक्रीज होने से हमने जो कर्जे वापस करने हैं उसका पाक रुपी में जो इम्पैक्ट है वो 700 to 800 बिलियन है। सो इवन जो फायदा होता है इंक्रीजिंग डॉलर, किस लिए फायदा होता है कि आपको एक्सपोर्ट्स में ज्यादा पैसे मिले। एक्सपोर्ट्स में ज्यादा पैसे मिलने के लिए फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है। तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है ना कि आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़े लेकिन इंपोर्ट्स को इतना वो हर चीज इम्पोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे। जमालदीनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल रहे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी बात करेंगे और बहुत सारे मसाइल के ऊपर बात होगी, क्योंकि बलूचिस्तान जो है उसके ऊपर बात करनी आपके साथ मेरा ख्याल सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको जल्दी है प्रोग्राम में आपने जाना है। नो आई डोंट माइंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो जी। अच्छा सितारा या साहिबा, हम अभी आप ही की बात करेंगे कि अभी तो आटे की बढ़ती हुई कीमतों को रो रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि सुई गैस भी नहीं है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, यहाँ पे बिजली भी नहीं है। तो आपको लगता है कि हुकूमत जो है इन तमाम लवाजमात के साथ जो कि गरीबों की जिंदगी को अजीरन करने के लिए काफी है, कामयाब हो जाएगी? अभी तक तो नहीं लग रहा कि वो कामयाब होगी या ये अपना टाइम पूरा कर सकेगी। दो के एज जमहूरी पसंद लोग जो हैं तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी हुकूमत जो है तो अपना टाइम पूरा करने से पहले जो है तो वो चली जाए। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है कि अभी इसने 1 साल भी नहीं पूरा किया था और इस पे शदीद किस्म की क्रिटिसिज्म हो रही थी, और वो क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं हो रही थी, वाकई वो लोग इस काबिल थे कि उन पे वो क्रिटिसिज्म हो जाए। हमें एक बात सुनने में मिल रही है कि जी खान साहब तो बहुत अच्छे हैं, उनकी टीम अच्छी नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए जब टीम अच्छी नहीं है तो भाई इमीडिएटली उसको चेंज करें। बिल्कुल ठीक है। ये क्या बात है कि जी वो तो खुद बड़े अच्छे हैं लेकिन उनकी टीम अच्छी नहीं है। अच्छा, टीम आपकी 1 साल से ज्यादा आपके साथ चल रही है, शिकायतें आपकी आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। आप देखें ना कि किस तरीके से उनके मिनिस्टर्स आके जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके ऊपर किसी और प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन ये महंगाई का जो तूफान है ये जल्दी थमने, अगर नहीं थमा तो मैं फिर कहूंगी बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, आवाम का भी नुकसान होगा। अच्छा नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहती थी कि कल पाक फौज में एक बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले हुए, जिसमें हमारे जो DGISPR थे पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनका तबादला था, उसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी इबहम पाया गया और लोगों ने कहा कि पता नहीं उनको क्यों वहां से हटा दिया गया है। तो आपको मैं ये बताती जाऊं कि ये उनकी सर्विस का हिस्सा है कि उनको कमांड करनी है नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, जिसकी वजह से उनको 40 डिव उकाड़ा में कमांड करने के लिए भेजा गया है, उनको कहीं पे हटाया नहीं गया है। तो ये जो तकर्रियां और तबादले पाक फौज में होते हैं ये एक रूटीन मैटर होते हैं, इसको किसी साजिश के साथ लिंक करना जो है वो बिल्कुल जायज नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सेनेटर जहांजेब जमालदीनी को हम खुदा हाफिज कह चुके हैं और मुनीर अहमद साहब, सेनेटर सितारा याद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। हुकूमत को महंगाई का तूफान जो है थामना होगा, इसका रास्ता रोकना होगा, वरना अगर गरीब सड़कों पर निकल आया तो फिर कोई हुकूमत जो है वो पायदार नहीं रह सकती। उरूज रजा सियामी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। रोज न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।